तो हम लोग बातचीत करते हैं कि अगर मोशन वन डायमेंशन में हो। वन डायमेंशन का मतलब एक सीधी लाइन में। अब सीधी यस। लाइन में भी जब हम देखेंगे तो हम कुछ फंडामेंटल चीजें इस पे बातचीत होगी। और बच्चों वो कंसेप्ट बाद में काम आएंगे टू डायमेंशन में। देखो, वन डायमेंशन में तो हम ऐसी सीधी लाइन पे बात करते हैं। आप इस सीधी लाइन में एक ही डायरेक्शन में भी चल सकते हैं और आगे पीछे भी चल सकते हैं, जो थोड़ा आगे गए फिर पीछे हटे फिर आगे बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली आप लाइन पे ही रहे। जब आप वन डायमेंशन का मोशन सीख लेंगे तो आप पढ़ेंगे टू डायमेंशन के मोशन। जैसे एक बच्चा है और ये फील्ड में खेल रहा है, तो वो लेफ्ट राइट जो भी चलेगा, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस मान के उसके मोशन को हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे उस समय। एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग। मोशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगी और वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं। हमने ये सीखा था। तो उससे क्या होगा कि फाइनली हम दोबारा फिर पिछले इसी चैप्टर में आ जाएंगे कि पहले एक्स एक्सिस में अलग से स्टडी कर लो, फिर वाई एक्सिस में अलग से स्टडी कर लो, और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लो। तो इसलिए चाहे टू डायमेंशन हो चाहे थ्री डायमेंशन हो, आपको चीजें हमेशा उनको तोड़नी है। तो टू डायमेंशन वाले मोशन में आप दो हिस्सों में तोड़ेंगे। और जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग यस उड़ाना सर। थ्री डायमेंशनल हुआ। बच्चों, उसमें पतंग जहां पर आपके हाथ में थी और जब आसमान में पहुंचती है तो उसकी लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों डायमेंशन बदलते हैं। तो हम तीन को फिर एक एक करके तोड़ेंगे। तो फाइनली हम हमेशा वन डायमेंशन में ही काम करते हैं। तो इसलिए वन डायमेंशन को सीखना जरूरी है। मैं समझा पाया क्या कह रहा हूं? यस सर। चाहे मोशन वन डायमेंशन में हो चाहे टू डायमेंशन में हो चाहे थ्री डायमेंशन में हो। वन डायमेंशन का मतलब मैंने कहा एक लाइन में चलना। टू डायमेंशन का मतलब होता है प्लेन में, जैसे आपका बास्केटबॉल कोर्ट है और तो उस पर कोई अगर चींटी घूम रही है, कोई कोई बच्चा दौड़ रहा है, तो वो टू डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर वो जंप भी कर रहा है ऊपर को, तो वो ऊंचाई भी मिल रही होगी, तब वो थ्री डायमेंशनल है। या तो उसे ले लो या पतंग वाला उदाहरण ले लो। लेकिन चाहे टू डायमेंशन पढ़े चाहे थ्री डायमेंशन, हम उसे हमेशा कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे और एक बार में एक ही डायमेंशन की स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम वन डायमेंशनल मोशन की बातचीत करते हैं कि वन डायमेंशन में मोशन होता कैसे है। वन डायमेंशनल मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चों इसके लिए एक स्पेशल नाम है। उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कहीं पर पूछा जाए कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो आप कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बस। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉर्मली जो लाइट रेज होती हैं वो भी स्ट्रेट पाथ में चलती हैं, इसीलिए लाइट के लिए भी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब आप लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट वेव्स के बारे में 12वीं क्लास में, तो वहां पर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन शब्द आएगा। बच्चों, हम लोग यहाँ जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें अभी हम लोग जिस बात को पढ़ रहे हैं उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स। काइनेटिक और काइनेमेटिक्स में अंतर है। काइनेटिक जब आप बात कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो काइनेटिक इस तरह से चलता होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काइनेमेटिक्स है। हम लोग जब मोशन के बारे में बात करते हैं किसी बॉडी के, तो अभी हम शुरुआती फेज में हैं। तो हम स्टडी ऑफ मोशन तो करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्ट्रेसिंग कॉज ऑफ मोशन।
ये बड़ी जोरदार चीज है, मैंने जो लिखा है ये जरा ध्यान दीजिएगा। विदाउट डिस्ट्रेसिंग कॉज ऑफ मोशन, हम ये बात करेंगे इस चैप्टर में कि एक पार्टिकल था, अभी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, थोड़ी देर में 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आप कहेंगे सर 5 से 10 अपने आप तो हुई नहीं होगी, किसी ने फोर्स लगाया होगा तभी स्पीड बढ़ी होगी। तो अभी हम कॉज पे नहीं जाएंगे। जब आप कॉज पे नहीं जाते कि किस कारण से स्पीड बढ़ी, इस पे बात नहीं करते, स्पीड बढ़ रही कैसे भी बढ़ी पता नहीं, ठीक। तो बच्चों तब उस मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स कहते हैं। मैं समझा पाया? यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा, आप ऐसे समझिए, आपकी जो 11th की फिजिक्स है उसका एक बड़ा हिस्सा मैकेनिक्स से है। जब आप चीजों के बारे में जानते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो डायनामिक्स और दूसरा स्टैटिक्स। डायनामिक्स का नाम ही क्लियर है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो उस समय उनकी स्टडी अगर आप करें तो वो डायनामिक्स है। भाई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे तो आप हो सकता है आप उनकी स्पीड निकालें, वेलोसिटी निकालें, कितने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी ये कैलकुलेट करें, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी का लॉस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सब चीजें डायनामिक्स का हिस्सा हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रुके हुए हो तो, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आपकी टेबल पे कोई किताब रखी है तो वो रुकी हुई होगी। तो क्यों रुकी होगी? किताब टेबल पे कितना फोर्स लगा रही होगी, टेबल किताब पे कितना फोर्स लगा रही होगी, किस डायरेक्शन में लगा रही होगी। जब आप चीजें रुकी हुई हैं और उस समय उसकी स्टडी करते हैं बच्चों, तो उसे स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स बेसिकली दोनों मैकेनिक्स के पार्ट हैं। डायनामिक्स में ही एक पार्ट काइनेमेटिक्स है शुरुआत में, जहां पर हम अभी कॉज पे नहीं जाएंगे, ठीक। अचानक एक ऑब्जेक्ट था, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था, अचानक रुक गया। तो हो सकता है हम सवाल पूछना शुरू करें, कितना फोर्स लगाया कि ऑब्जेक्ट रोक दिया आपने। तो ये सब फोर्स पे अभी नहीं चर्चा करनी, ये आगे के चैप्टर में करनी पड़ेगी। अभी हम शुरुआत में हैं। तो काइनेमेटिक्स में ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। क्या मैं समझा पाया ये बात? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें एक तो हमारे पास दो तरह की चीजें आती है, एक तो डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। इन सब की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए, आपका घर ए था और आपको जाना था कहीं घूमते घूमते बी, लेकिन पहाड़ में हैं आप, तो पहाड़ में ऐसा हो जाता है कि रास्ता ऐसे लंबा है ए से बी तक का। अगर आप पूरे रास्ते की लंबाई निकालेंगे तो आप डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन अगर आपने ए से बी को मिलाया स्ट्रेट लाइन से, ये दूरी निकाली, ये इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं, डॉटेड लाइन का सीधी, तो ये दूरी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल चली गई डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ है ट्रेवल्ड, एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ जो होगा दैट इज डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। तो कई बार दोनों एक ही हो जाते हैं, कई बार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ए से बी तक जाना है, यहाँ पर तीन लोग हैं, 1 2 3, ये तीन लोग आए। वन ए से चला बी तक, बी पे पहुंच गया। तो जो वन, जो पहला आदमी है, उसने कितनी दूरी, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से ए पर था और बी पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस ए बी, डिस्प्लेसमेंट भी ए बी। ये समझ में आया बच्चों? यस सर। डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, वो भी ए बी।
जो दूसरा आदमी था वो ए से चला, बी तक पहुंचा और वापस दोबारा ए पर ही आ गया। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी? ए बी का डबल हो गई ना डिस्टेंस तो। यस सर। जितना ए से बी तक था उतना ही फिर बी से ए तक भी होगी डिस्टेंस। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, अब ये ए पर था और बाद में भी ए पे ही थे। तीसरा व्यक्ति ए से बी तक गया, फिर ए तक आया और फिर वापस बी तक गया। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी? 3 AB। डिस्प्लेसमेंट इसका ए बी है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो डिस्टेंस भी सेम होती है क्या? तो क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर है दो चीजों का, दो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट का, तो डिस्टेंस भी बराबर चले होंगे वो। सर ये जरूरी नहीं है। आपकी आवाज बेटा बहुत हल्की आ रही है, साफ नहीं सुनाई दे रही है। सर जरूरी नहीं है। कैसे? सर अगर दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो डिस्टेंस हो सकती है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मतलब अगर एक पार्टिकल जैसे यहाँ पे है ना, जो पहला जो पर्सन था वो ए से बी गया, तो हम्म। डिस्टेंस ए से बी हुई और डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी हुई। लेकिन जो तीसरा पर्सन था वो उसका डिस्टेंस तो 3 AB है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए बी है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग है। बिल्कुल, बढ़िया। तो हमने ये एग्जांपल से, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन था, ऐसे तो आप तीन ही लोड क्यों, चौथा पांचवा सोचते रहिए। डिस्प्लेसमेंट या तो जीरो होगा, ए पर होगा तो वो हमेशा जीरो होगा, बी पर होगा तो ए भी आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, चलते ज्यादा ज्यादा चलोगे तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी थोड़ा सा, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो बच्चों, हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम डिस्टेंस पे फोकस कम करेंगे। ठीक हो गया? यहां यस तक सर। अगर बात समझ में आ रही है तो अब नेक्स्ट चीज है डिस्प्लेसमेंट। एक ये हो गई, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें हैं। तन्वी, ये पढ़ी हैं आप लोगों ने स्कूल में? हाँ जी अंकल, वैसे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, चैप्टर शुरू नहीं किया है बट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम लोग नॉर्मली एक्स या एस से दिखाते हैं। कुछ लोग एस से दिखाते हैं, कुछ किताबों में एक्स से दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं। तो अभी क्या है, अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हम लोग इनको ऐसे लिखेंगे। तो अब मैं इनको एक एक करके समझाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कोई चीज कितना डिस्प्लेस हुई, तो पहले डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट एज ए वेक्टर। क्योंकि सारी चीजें वेक्टर में है, ध्यान रखना है बोलते समय। कोई ऑब्जेक्ट शुरू में किस पोजीशन पर था उसका पोजीशन वेक्टर। अगर आप कहते हैं कि वो 2,3 पर था, तो इसका मतलब 2i+3j कहेंगे हम लोग उसको। इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ आर। हो सकता है ये यहाँ से कैसे भी चल के 7,8 पे चले गया हो, तो 7,8 फाइनल वेक्टर हुआ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट 7i+8j में से 2i+3j सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आ जाएगा।
तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों। अब आइए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज का मतलब आप सामान्य शब्दों में 8 सेकेंड में समझिए। मतलब, और इसीलिए लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। कोई चीज 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो रही है, वही उसकी वेलोसिटी भी। हम 8 सेकेंड ना लिख के यूनिट टाइम लिखते हैं। टाइम जो भी यूनिट, 1 यूनिट में 8 सेकेंड में जितना कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, वही तो 8 सेकेंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी हो। तो हम यूनिट टाइम लिखना अच्छा नहीं मानते, इसीलिए रेट ऑफ चेंज लिखा है। तो जब भी रेट ऑफ चेंज करेंगे बच्चों, अब हम लोग, अगर हम इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में कहें, तो जो वेलोसिटी है उसको हम लोग d/dt ऑफ, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds/dt, मतलब जो s है ना डिस्प्लेसमेंट, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर, वो वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके भी आ जाती है मैथमेटिकली। और डिफरेंशिएशन, अगर कोई आपसे पूछे कि होता क्या है, तो आप कहेंगे अरे रेट ऑफ चेंज, किस दर से चीजें बदल रही हैं, 8 सेकेंड में कितना बदलाव आ रहा है, यही वेलोसिटी है। तीसरा आपका पास एक्सेलरेशन की बात आ रही है। तो इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन हो गया d/dt, वेलोसिटी डिफरेंसेस, इससे एक्सेलरेशन। तो हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट है, उसका d/dt करें तो वेलोसिटी है, उसका d/dt मतलब डिफरेंशिएशन करें तो एक्सेलरेशन। अगर डिफरेंशिएशन की जो इंटीग्रेशन किया जाए एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आपको डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है हमारा ये पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों पे घूमता रहता है बस। तो इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक जो होता है वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ बेसिक सवाल आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बताता हूँ, थोड़ा फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। तो उसकी मैथमेटिक्स पे ना जाके आप सीधे सीधे सरलता से समझिए क्या कह रहे हैं। अगर आपके पास कोई चीज y इज अ फंक्शन, y = x⁴ अगर आपके पास है, x कोई रियल नंबर है और n कोई, मतलब x तो वेरिएबल है, n कोई नंबर है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx करें, तो याद रखना n x⁴n−1 होता है। ये पहला फॉर्मूला है, क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है? यस सर। हम्म। यस सर। अच्छा, आपकी आवाज इतनी हल्की आ रही है कि वो, सही बताएं तो रिकॉर्डिंग में जा ही नहीं रही होगी।
जबकि स्पीकर 100% पे है मेरे। तन्वी, आपने पढ़ा है ये? नहीं अंकल। अच्छा, तो ये दिक्कत आएगी अगर नहीं पढ़ा है तो। आप इसको ऐसे समझिए कि y इक्वल टू h⁵ है, और अगर आप dy अपॉन डी एक्स करेंगे, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में चेंज x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों इस पर ध्यान दो, जो अभी पीछे लिखा है आपने। आपने ये फॉर्मूला लिखा है, देखिए n आगे से आ रहा है और फिर x⁻n−1। तन्वी, उस हिसाब से यहाँ पर n क्या है x⁵ में? 5। 5 है, तो 5 बेटा पहले आ जाएगा, x⁵ तो ये हो जाएगा 5 × x⁴। यही आंसर है बस, सॉरी, इतना ही जाता। अगर आपके पास y इक्वल टू x⁻√x है मान लो। तो अंकल डिफरेंशिएशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी? डिफरेंशिएशन की पर्टिकुलर टाइप से रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंजिंग एनीथिंग। रेट ऑफ चेंज का मतलब चीजें किस दर से बदल रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन बदल रही होगी, अगर मूव करेगा तो पोजीशन बदलेगी ना। हेलो। हाँ। हम्म, पोजीशन बदलेगी। तो हम केवल अभी डिफरेंशिएशन पे फोकस कर लेते हैं, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। तो अब आप बताइए उसी लॉजिक से, x⁻n जो है, n की जो 1/2 था, तो 1/2 x⁻1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2 x⁻−r, तो ये 1/2 √x। डिफरेंशिएशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आता ये चैप्टर नहीं आ पाएगा, ये ध्यान में रखें। तो डिफरेंशिएशन का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया अभी, y इक्वल टू x⁴n। तो आपने कहा कि n टाइम्स x⁻n−1, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स हो, तो dy अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो। y अगर कॉस एक्स है तो dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स होगा। ये मैथ्स में प्रूफ भी करना पड़ता है क्यों ऐसे आया, आप लोगों को याद करना है। चौथा, y अगर साइन और कॉस तो हो गए 10x है, तो dy अपॉन डी एक्स sec² x। y अगर cot x है, तो dy अपॉन डी एक्स -cos²x। y अगर sec x है, तो dy अपॉन डी एक्स sec x tan x हो। और y अगर cosec x है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -cosec x × cot x हो। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी तभी आप रिवर्स मैनर में
देखो, आपको जो सवाल मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं, इस लाइन से समझिए जो लिखा है। डिस्प्लेसमेंट पूछा, वेलोसिटी निकाल दो कह दिया, तो भाई डिफरेंशिएट कर लो। वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन निकालो, तो उसका डिफरेंशिएशन कर लो। एक्सेलरेशन दे दिया, वेलोसिटी पूछिए तो इंटीग्रेशन करो। वेलोसिटी दे दी और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो भी इंटीग्रेशन करो। लेकिन बेटा इंटीग्रेशन तब आएगा जब पहले डिफरेंशिएशन आएगा, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा। और डिफरेंशिएशन के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, पहले आपको ये फॉर्मूले और कुछ बेसिक प्रैक्टिस जरूरी है, वो करनी पड़ेगी आपको। ये दो तीन आपके पास फॉर्मूले और एक्सपोनेंशियल और लॉग से रिलेटेड, इतना अगर आप थोड़ा याद कर लें तो आज के उसमें इतना काफी है। मैं सोच रहा हूँ कि चीजों को रोकूं और नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रेट लाइन और उसके स्लोप के बारे में बताऊं। अगर आप ये सीख गए तो आप फिर इसे देख के बता देंगे कि एज ये है और एज ये है। इसी से समझ देख के बता सकते हैं आप कि स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन कम होगा ज्यादा होगा, और स्पीड बढ़ रही होगी घट रही होगी, कई चीजें हैं जिनको हमें ग्राफ देख के जानना है बच्चों। और ये तब होगा जब स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक नॉलेज होगी हमारी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस पर बात करूंगा आपके साथ। अभी आप डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन एक बार रिवाइज कर लीजिए। यस सर।